आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे जिसमें प्रमुख रूप से सीबीएसई बोर्ड का और साथ में यूपी बोर्ड का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आईसीएसई बोर्ड में ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हमें न्यू टॉपिक के तौर पर मैथमेटिक्स में देखना है। न्यू टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स का क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स आप समझ गए होंगे। पेयर का मतलब क्या होता है? एक जोड़ा, और इक्वेशन मीन्स समीकरण। अब इक्वेशन का दूसरा सेंस क्या होता है कि इसमें एक्चुअली क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। तो द समेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रमुख रूप से जहां पर बीजगणितीय पदों की बात की जाती है, सपोज कीजिए कि फंडामेंटल इक्वेशंस में हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं। जैसे लेफ्ट हैंड फिंगर्स यहाँ पर प्रमुख रूप से आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहला फंडामेंटल इक्वेशन है। सेम कंडीशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने टॉपिक ही लिया है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बात एक बार और क्लियर कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीन्स ही होता है कि इक्वेशंस का एक कपुल, एक जोड़ा। अब वहां पर बात किस चीज की आती है कि जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल एक्चुअल में उसका पावर जो होगा, डिग्री जिसे आप कहते हो, दैट इज इक्वल टू 1। और वेरिएबल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 एंड इन अकॉर्डिंग टू देयर कांस्टेंट, उनके साथ साथ कांस्टेंट वैल्यूज भी होगी। अब इन्हीं के समेशंस को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में जानते हैं। यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के माध्यम से हम उनको सलूशन करना जानेंगे, कैसे उनको हल किया जाए, किस तरह से इजीएस्ट वे में हम उनको समझ सकें। क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में मिनिमम 2 मार्क का क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 मार्क का क्वेश्चन इसी चैप्टर से डिनोट किया जाता है। मतलब कि कभी भी एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा होता है तो इन पर जरूर ध्यान देता है कि मिनिमम 2 मार्क का क्वेश्चन तो आना ही आना है। वैसे इसका सिलेबस होता है 5 मार्क का क्वेश्चन, तो ऐसी कंडीशंस में हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें जब इसको जानना है तो अच्छे तरीके से जानना होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे मान लो कि नीचे आप देखिए x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन एग्जाम्पल स्वरूप हमने लिया है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन किए जा सकते हैं। 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन ले लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स हमें विशेष रूप से कॉन्ट्रडिक्ट करना होता है कि हम क्या करें, व्हाट इज द स्टार्टिंग प्रोसेस, या हम फंडामेंटली उसको कैसे असेट्स करें कि ये इक्वेशन किस नेचर का है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इक्वेशन जो होता है, हम यहाँ पर फंडामेंटल इक्वेशंस की पोजीशंस को टैली अप कर देते हैं। जैसे यहाँ a1x आप देख रहे हैं, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस b1y, y का कोफिशिएंट कितना है? b1 है। इसी तरह से पहले इक्वेशन के लिए कांस्टेंट टर्म c1 है। दूसरे इक्वेशंस की बात अगर हम करते हैं तो a2x मीन्स फिर x का वेरिएबल हमारा जो x है उसका जो सेकंड कोफिशिएंट है वो a2 है, y का b2 है, और दूसरा कांस्टेंट टर्म हमारा c2 है। तो आपको इस नाते बार बार बताना पड़ रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब इनकी कॉन्ट्रडिक्ट को हम रीडिंग करेंगे तो आप ये ना समझें कि a1 b1 c1 ये कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने यही फंडामेंटल इक्वेशन से लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं पहली शर्त के लिए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पर a1 अपॉन a2 का मीन्स है कि पहले इक्वेशन से x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है। अगर वो कोफिशिएंट y वेरिएबल के कोफिशिएंट के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल मतलब कि दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात a1 अपॉन a2 का अनुपात जो है, जो इनका रेशियो है, b1 अपॉन b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो ऐसे समीकरण क्या देते हैं? यूनिक सॉल्यूशन देते हैं। अब अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है? a1 इज इक्वल टू 1 और b1 इज इक्वल टू प्लस 1, ये भी आएगा। c1 की बात अगर हम करते हैं तो c1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा।
क्योंकि आप फंडामेंटल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो कंपेयर करते हैं तो एक बार फिर से रीड कीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है। तो उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से। तो यहां से हमने कंपेयर किया कि a1 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है वहां कोफिशिएंट, तो 1 कर सकते हैं। ऐसे ही y का कोफिशिएंट यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इनको भी हम 1 कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव साइन में है। इस नाते हम a1 इज इक्वल टू 1 और b1 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कि दोनों की वैल्यू प्लस 1 है। इसी तरह से कांस्टेंट 1 की वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं -2 मैंने रख दिया, इस नाते रख दिए कि हमारा यहाँ पर फंडामेंटल इक्वेशन प्लस c1 है और यहाँ पर -2 है। इसका मतलब कि c1 की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। सेम इसी कंडीशंस में अगर हम a2 की बात करते हैं दूसरे इक्वेशंस के लिए, तो a2 हमारा क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। इसी तरह से b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। इसी तरह से अगला क्या हो जाएगा, c2, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये -1 आ गया। इनसे आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि आपका फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम x प्लस वाई माइनस 2 की तुलना पहली शर्त से करते हैं तो a1 का मान +1, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो आप राइट कर सकते हैं। और b1 की वैल्यू यहाँ पर b की ओर प्रिंट था, आप ध्यान से देखेंगे तो ये b1 है, तो b1 इज इक्वल टू भी +1 है, और c1 की वैल्यू -2 है। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो हमारा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसकी तुलना हम किससे करते हैं, दूसरे समीकरण जो एग्जाम्पल में लिए हैं, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से a2 की वैल्यू क्या हो जा रही है, +2, और b2 की वैल्यू -1 हो रही है, c2 की वैल्यू -1 हो रही है। अब पहली शर्त पर आप आ जाइए, जो आपको कॉन्ट्रडिक्ट देना है, जो यूनिक सॉल्यूशन की पहचान है। तो यहाँ देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या सूट कर रहा है। अब इनको जरा ध्यान से देखिए, a1/a2, a1 की जगह +1 है, a2 की जगह 2 है, ये दोनों की वैल्यू कंपेयर कीजिए, क्या ये b1/b2 के इक्वल नहीं है। b1 की वैल्यू कितनी है, +1 है, और b2 की वैल्यू -1 है। तो इस कंडीशंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ 1/2 1/-1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, अर्थात x और y का एक कोई निश्चित मान होगा, और इनके द्वारा जो इक्वेशन रिप्रेजेंट किए गए हैं, अगर हम इनको ग्राफिकली डिजाइन करते हैं तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो अभी तो उसको हम ग्राफिकली मेथड में बाद में ध्यान देंगे, लेकिन हमने पहले कॉन्ट्रडिक्ट की कंडीशंस को फुलफिल कराया कि पहली शर्त हमारी थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ आपने कंपेयर करके देखा, a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसी कंडीशंस में क्या है कि 1/-1 आ रहा है, जिसका सॉल्यूशन -1 होगा। तो 1/2 आप जानते हैं -1 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब कि दिए गए सॉल्यूशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कि इसका एक निश्चित हल होगा, और हम निश्चित पूर्वक किसी न किसी मेथड से जो नीचे बताया गया है हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो पहली शर्त हो गई लीनियर इक्वेशन की कि लीनियर इक्वेशंस के माध्यम से पहले हम निश्चिंत हो लिए क्या इसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्यूशन है तो मेरा क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। इन पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में ये चीजें आपको प्रमुख रूप से मालूम होनी चाहिए। इसी नाते पहली कंडीशंस में ही हमने कॉन्ट्रडिक्ट की बात कर दिया, और अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो ये सिस्टमेटिक तौर पर क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इन द लीनियर फॉर्म। इसी तरह से दूसरी कंडीशंस आती है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। कभी कभी ऐसा होता है
कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल हो जाए। फिर अगला हम देखते हैं c1/c2। अगर सभी वैल्यूज बराबर हैं, मीन्स कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइट मीन्स आप समझ गए होंगे कि जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। इट मीन्स कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस संभव हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसका कोई एक निश्चित सॉल्यूशन नहीं दे सकते। ऐसे इक्वेशन प्रमुख रूप से हम ग्राफिकली मेथड द्वारा ही डिजाइन कर सकते हैं। ग्राफिकली मेथड से हम उसको एक्सप्रेशन में दे सकते हैं कि ये इक्वेशन है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किन किन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, उसकी इनफाइनाइट कंडीशंस हैं। इनफाइनाइट कंडीशंस होने पर हम ये क्लियर नहीं बता पाएंगे कि कितने सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल हैं। मे भी एक दो सॉल्यूशन तो दे ही देंगे। तो ऐसी कंडीशंस में इस तरह की इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के साथ साथ सिस्टम अप्रोच में ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाते हैं। सेम कंडीशन में तीसरी शर्त आती है। तीसरी शर्त के लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। मान लो ये शर्त हमारी पूरी हो रही है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि क्या c1/c2 के भी इक्वल है। अगर c1/c2 के इक्वल है तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि नॉट इक्वल टू c1/c2, तब हमारा ये सिस्टम क्या कहेगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। मतलब इस समीकरण में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अर्थात दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस आपको मालूम होगा समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो तीसरी कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि इसके द्वारा आप परेशान मत होइए। अगर ये शर्त फुलफिल हो रही है, इट मीन्स कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका कोई सलूशन नहीं होगा। और सिस्टम अप्रोच में देखा जाए तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन होगा। तो आपको ये मालूम हो गया कि तीन सिस्टम होते हैं। इन तीनों सिस्टम में हम देख लेते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन जिसका है उसके लिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन उसको ला करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। लेकिन दूसरी शर्त में जो होता है उसको हम ग्राफिकली जनरेट करते हैं। ग्राफिकली एग्जामिनर को या अपने से बड़े लोगों को जो हमारा टेस्ट ले रहे हैं उनको हम सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। तीसरी शर्त अगर आ जाती है तो हम सीधे कह देते हैं आई एम सॉरी इट हैज नो सॉल्यूशन। मतलब कि मुझे खेद है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के दायरे में आता है। अब इसके बाद फिर आप आ जाइए कि भाई अब हमें सॉल्यूशन देना है। मान लो कि यूनिक सॉल्यूशन है या सपोज कीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट के लिए मैंने कहा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि नहीं, हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, अगली समस्या हमारी आती है। अब इनके लिए हम क्या करते हैं, पहला मेथड हमारा होता है ग्राफिकली। बच्चों को सामान्य तौर पर ग्राफ बनाने में बहुत मजा आता है। तो ग्राफ बनाने के लिए वो तमाम तरह की डिजाइनिंग सीखते हैं। उससे दूसरा अप्रोच क्या होता है, टीचर्स भी इंटरेस्ट लेता है कि बच्चे को खेल खेल में क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाएगी, वो कोऑर्डिनेट डिजाइन भी कर लेगा, साथ में इक्वेशन जब सीख लेगा तो एक साथ दो चैप्टर उसके कवर हो जाएंगे जो कि क्लास 9th में बच्चा पढ़ करके आया है। और जब वो क्लास 9th में पढ़ के आया है 10th में एक बार रिवाइज करा देते हैं तो अपने आप को परफेक्ट हो जाता है। तो पहला मेथड हमारा है ग्राफिकल, जिसमें हम प्रमुख रूप से सेकंड कॉन्ट्राडिक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हमें फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम क्या करते हैं, इनके लिए एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं और ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट कर देने के बाद दिखाएंगे कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही इक्वेशन का सलूशन कहलाएगा। दूसरी शर्त होती है कि ठीक है ग्राफिकली हम नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, बच्चे भी उब जाते हैं एक दो क्वेश्चन करने के बाद, साथ में लेंदी भी होता है।
इस नाते एग्जामिनेशन में बच्चों को पहले से एडवाइस की जाती है कि आप ग्राफिकली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लीजिए, ये केवल ओनली फॉर प्लेइंग द सिस्टम है। ज़्यादातर आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक सिस्टम से सॉल्व करना है। अब एल्जेब्रिक सिस्टम आप देख रहे हैं सेकेंड अप्रोच, इसके 3 भाग होते हैं। कैसे हम उसको सॉल्व करें? एक तो पहला सबसे कॉमन मेथड होता है जो लोअर क्लास से बच्चे सॉल्व करते हुए आते हैं, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन करना। जैसे मान लो कि x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब इसमें पहला सोल्यूशन हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई की वैल्यूज को ही सॉल्व कर देंगे। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कर देंगे, -2 को राइट हैंड में ले जाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या आता है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई हो गया। अब x की वैल्यू 2 माइनस वाई अगले समीकरण में रख देंगे, अगले इक्वेशन में, तो ऑटोमेटिक जहां 2 वेरिएबल का इक्वेशन था, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, वो सिंगल वेरिएबल में आ गया कि x का प्लेस क्या ले लिया,